तो हेलो, स्वागत है आपका न्यू विद्या मंदिर क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो आज का क्लास है क्लास 10th वाले बच्चों का। क्लास 10th वाले बच्चों का बायोलॉजी का पहला चैप्टर ख़त्म हो गया है, तो हम सोचे कि एक बार स्मरणीय भी करा दिया जाए, है कि नहीं। पूरे चैप्टर का एक बार रिकैप भी हो जाए, पूरा चैप्टर का एक बार रिवीजन भी हो जाए, थोड़ा सा आपका इससे क्या हो जाए, हेल्प हो जाए। ठीक है, तो आप लोग क्या स्मरणीय पूरी चैप्टर का एक बार में एक क्लास में रिवीजन करने के लिए रेडी है? आपके ही बुक के मदद से आपके ही चैप्टर का आप ही को रिवीजन कराया जाएगा। ठीक है, ये आप ही का बुक का है और आप ही को रिवीजन भी कराया जाएगा। तो क्या आप लोग रिवीजन करने के लिए रेडी हैं? बताइए, क्या आप लोग रिवीजन करने के लिए रेडी हैं? तो चलिए, तो स्मरणीय स्टार्ट कर देते हैं क्लास 10th वाले का। क्लास 10th वाले को जितना चीज़ भी हम पिछले वाले क्लास में पढ़ाए हैं, एक क्लास में सोचेंगे, देखते कहाँ तक कवर हो पाता है। ठीक है, तो देखिए, बिना समय व्यर्थ किए स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या बोल रहा है, सुनिए, सिर्फ सुनिए। क्या बोला जा रहा है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। जब जैव प्रक्रम पढ़ाए थे तभी आपको बता दिया गया था कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का क्या होगा, अनुरक्षण होगा, जैव प्रक्रम कहलाएगी। और उसके बाद क्या है कि उपापचयी क्रियाओं के संचालन हेतु आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति के लिए प्रत्येक जीव को जीवन पर्यंत किस चीज़ की आवश्यकता होती है? पोषण की आवश्यकता होती है। किस चीज़ की आवश्यकता होती है? पोषण की आवश्यकता होती है। तो अगर किसी बच्चे को समझने में दिक्कत हो रहा है, यानी आप पीछे वाला क्लास नहीं किए हैं, तो जाके सबसे पहले पीछे वाला क्लास कीजिए, उसके बाद इस क्लास में आइए। आप अगर डायरेक्ट इस क्लास को देख रहे हैं तो आपको समझने में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, क्या बोला है कि उपापचयी क्रियाओं के संचालन हेतु आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति के लिए प्रत्येक जीव को जीवन पर्यंत पोषण की आवश्यकता होती है। ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे हम स्वपोषी कहलाते हैं। और उसी तरह से वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, वे परपोषी कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें डिटेल से नहीं बताया जाएगा। ठीक है, आपको पीछे वाला क्लास देखना पड़ेगा। आप जो ये सोचिएगा कि सर आप तो डायरेक्ट जैव प्रक्रम का डेफिनेशन बोल दिए, हट गए, उसके बाद स्वपोषी बोले, हट गए, स्वपोषी समझाए नहीं, बताए नहीं, सब बता दिया गया, सब पीछे वाला क्लास में पढ़ा दिया गया है। जाके तुम देखो तो पहले देखेगा तब ना, डायरेक्ट इस क्लास में आ जाएगा तो कैसे होगा, है कि नहीं। जाके पहले देख के आओ उस क्लास को, तब इस क्लास को देखने आना। ठीक है, तो ठीक है, तो प्लेलिस्ट भी बना हुआ, प्लेलिस्ट पे जाइए, क्लास 10th का प्लेलिस्ट है बना हुआ, उस पर क्लिक कीजिए और क्लास 10th का सारा वीडियो आ जाएगा, सीरियल वाइज में किया हुआ है, जाके देखो तो सही। ठीक है, क्या बोला है कि ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं परपोषी कहलाते हैं, तथा इस प्रकार के पोषण परपोषण कहलाते हैं। उसके बाद क्या है, मृत जीवी अपने पोषण के लिए मृत जीवों के शरीर पे अपना भोजन घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अपने शरीर की सतह से अवशोषित करते हैं कि नहीं, जो मृत जीवी होते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है कि परजीवी पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जो परजीवी होता है वो किसी भी दूसरे जीव प्राणी के संपर्क में या तो अस्थायी रूप में या फिर अस्थायी रूप में रह के अपना भोजन प्राप्त करेंगे। वही मृत जीवी का बात करें तो मृत जीवी अपना भोजन घुलित कार्बनिक रूप में रहते, मृत जीवी जीवों के शरीर में अपना भोजन घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अपने शरीर की सतह से अवशोषित करते हैं। वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्राणी संपोषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्राणी संपोषण कहलाते हैं। तो स्वपोषी पौधे जो होते हैं वो सभी हरे पौधे स्वपोषी ही होते हैं और इसमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है, जिसके तहत सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और H2O का स्थिरीकरण कर कार्बोहाइड्रेट
का कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। किसका संश्लेषण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। उसके बाद क्या है? कम ही है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि हरे पौधे यहाँ पे हरे पौधे में पाए जाने वाले पर्णहरित या क्लोरोफिल ऊर्जा का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, जो संश्लेषित ग्लूकोज अणुओं में संचित रहता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अनिवार्य भूमिका निभाने वाले क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा जाता है। सारा कुछ बता दिया गया है पिछले क्लास में कि प्रकाश संश्लेषण को इकाई क्यों कहा जाता है, क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण का इकाई क्यों कहा जाता है, सब बता दिया गया है। एवं हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। सारा कुछ बता दिया गया है आपको, ठीक है। हम सिर्फ रिवाइज कराने आए हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जरूरी काम में आने वाले कच्चे पदार्थ सब बता दिया गया है, याद करवा दिया गया है कि जरूरी कच्चे पदार्थ कौन है? CO2 H2O है, क्लोरोफिल है, सूर्य का प्रकाश है। कितना बार बताएं आप लोगों को। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है, जो वायु को शुद्ध रखता है, CO2 तथा O2 के बीच संतुलन बनाए रखता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो क्या करता है? संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण सभी जंतु परपोषी होते हैं। क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण सभी जंतु क्या है? परपोषी। अगर हमारे अंदर भी क्लोरोफिल रहता तो हम भी स्वपोषी होते। परपोषी जंतु मृतजीवी, परजीवी या प्राणी संपोषी भी हो सकते हैं। आप लोगों को पहले ही बता दिए परजीवी परपोषी जो 3 प्रकार के होते हैं, परजीवी, मृतजीवी, प्राणी संपोषी। आप लोगों को बता गया है। अमीबा तथा पैरामेसियम प्राणी संपोषी जीव है। अमीबा तथा पैरामेसियम प्राणी संपोषी जीव है। उसके बाद बताए थे मनुष्य के आहार नाल की लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक होती है। यह मुख्य गुहा से फेरिंक्स, ग्रासनली, अमाशय और उसके बाद छोटी आंत और बड़ी आंत में विभाजित होती है। ये क्या है? मनुष्य का आहार नाल। सिर्फ छोटी आंत का लंबाई पूछेगा तो 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। ये हम पूरे आहार नाल का बात कर रहे हैं कि 8 से 10 मीटर तक होते हैं। मनुष्य के आहार नाल से संबंध लार ग्रंथि, मनुष्य से आहार नाल के संबंध लार ग्रंथि क्या है? यकृत, अग्नाशय नामक पाचन ग्रंथि पाई जाती है। बोला कि मनुष्य में छोटी आंत डियोडिनम, जेजुनम तथा इलियम में विभाजित होता है। मनुष्य की छोटी आंत 3 प्रकार की होती है, जेजुनम, इलियम और उसके बाद डियोडिनम, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि और बड़ी आंत कोलन तथा रेक्टम में विभाजित। बड़ी आंत 2 भागों में, कोलन और रेक्टम में विभक्त होती है। मनुष्य में पाचन की क्रिया मुख्य गुहा से शुरू होती है। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुख्य गुहा से शुरू होती है। और अमाशय की गैस्ट्रिक ग्रंथियों से स्रावित होने वाले गैस्ट्रिक रस में HCl, पेप्सिनोजिन, रेनिन तथा गैस्ट्रिक लाइपेज होते हैं। और डियोडिनम और इलियम को बूनर ग्रंथि से निकलने वाले रस सक्कस एंटीडिकस कहलाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम की विलाई द्वारा होता है। पचे हुए भोजन का शोषण इलियम की विलाई द्वारा होता है। और अवशोषण के उपरांत पचे हुए भोजन रक्त में मिलकर रक्त संचार के द्वारा विभिन्न भागों में वितरित हो जाते हैं। समझ में आया? बोलो नहीं, समझ में आया? तो आप लोगों का क्लास 10th वाला का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय बचा हुआ है, ठीक है। आप लोगों का रिवीजन भी हो गया, एक बार स्मरणीय भी करा दिए। तो क्लास 10th वालों का पहला चैप्टर कंप्लीट है। आप लोगों को खुशी होना चाहिए कि क्लास 10th का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया और मन लगाकर पढ़ते रहिए। तो क्लास 10th वाले आप अपना नोट्स तैयार कीजिए, अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय एक बार रिवाइज कीजिए। ये नहीं कि वहाँ कोचिंग पे नहीं पढ़ा रहे तब हम लोग भी नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे तो पढ़ रहा है, जब यहाँ पे पढ़ रहा है तो तुम वहाँ भी रिवीजन करो, ठीक है। अलग से टाइम निकाल के रिवीजन करो, ठीक है। तो आप लोग को अगर क्लास पसंद आया तो आप लाइक सब्सक्राइब हमारे मन होगा तो कर देना, ठीक है। और अपने दोस्त को बताइए, ठीक है। आप अपने दोस्त को बताइए कि आप इस चैनल से जुड़े। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े और अपने दोस्तों को भी जुड़ने के लिए बोलें, ठीक है। तो इस पे आपको क्लास 10th का पढ़ाई बताया जाता है और क्लास 9th वाले और 10th वाले बच्चों के लिए भी क्लास चलती है, ठीक है। डेली क्लास आता है, आप लोगों को डेली देखना है, ठीक है। और क्लास देखना है, नोट्स बनाना है, सारा कुछ करना है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, हम आपके साथ हैं और नंबर लाना है, ठीक है। नंबर लाने के लिए जितना मेहनत करना पड़ेगा उतना मेहनत करना है। दवाई खा के भी पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप लोग मेहनत करने कीजिए बस। आप जिस दिन मेहनत करना बंद कर देंगे
उस दिन मेरा भी मोटिवेशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक आप मेहनत करते रहिएगा तब तक हमको भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, जब तुम पढ़ने के लिए तैयार है तो हम भी पढ़ाने के लिए तैयार है किसी भी हालत में। ठीक है, तो चलिए तब तक मिलते हैं कल, और तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। मन लगाकर पढ़ना है, फालतू सब बात नहीं सोचना है और गलत दिमाग में लाना भी नहीं। मन लगाकर सिर्फ पढ़ना है, अभी सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ो। ठीक है, पढ़ेगा ना? चलो ठीक है।